तो बच्चों हम लोग लाप्लास इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं किसी भी उसके लिए फंक्शन के लिए। डेल स्क्वायर मान लो यू ही है, तो डेल स्क्वायर यू हमने प्रूव किया था ये। और इसी को हमने ऐसे भी लिखा था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसका एक और तरीका है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू, यू की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है, डेल जेड बार इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल स्क्वायर आप ला रहे हैं ना ये कॉम्प्ले 2D में, और यहाँ डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार ये एक ही चीज है। आप ऐसे भी लिख सकते थे चीजों को। ये दिखाना है हमने अब। तो ये कैसे दिखाएं, देखिए इसका प्रूफ करते हैं। जो जेड है बच्चों, वो हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो एक्स क्या मिलेगा, दोनों को जोड़िए तो जेड प्लस जेड बार अपॉन टू। जेड प्लस जेड बार करेंगे टू एक्स से आ जाएगा ना। ऐसे जेड माइनस यस जेड बार करेंगे टू आई वाई, तो वाई आ जाएगा जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई। ये हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जो u है वो किनका फंक्शन है, एक्स और वाई का। और एक्स और वाई आपने किस फॉर्म में दिखा दिए हैं इस समय, एक्स की वैल्यू जेड और जेड बार की टर्म में, वाई की वैल्यू भी जेड और जेड बार के टर्म में। इनडायरेक्ट रिलेशन है u का एक्स वाई से, एक्स वाई का जेड जेड बार से। तो u का रिलेशन जेड जेड बार से आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? आएगा सर। तो डेल यू अपॉन डेल जेड करें तो कितना मिलेगा, u किससे जुड़ा है, एक्स से, और एक्स जेड से। या फिर u वाई से भी जुड़ा है और वाई जेड से। ऐसे समझ लो। क्या ये इक्वेशन समझ में आई है आप लोगों को? अब आप ही लोग बताइए ऊपर वाले से, डेल एक्स अपॉन डेल जेड कितना आएगा, 1/2। यस सर। यस सर। और डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार भी यही आएगा। 1/2। यस सर, 1/2। हाँ, डेल वाई अपॉन डेल जेड 1/2 वाई। टू आई। तो वही और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार सर माइनस माइनस वन। का 1/2 आएगा। -1/2 वाई। तो बच्चों वैल्यू रखते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल जेड 1/2 है, तो ये हो जाएगा हाफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। और डेल वाई अपॉन डेल जेड हमारे पास है 1/2 आई, तो ये हो जाएगा -i/2 डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये मत पूछना यार ये कैसे आया। तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स -i डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। चलो ठीक। अब डेल यू अपॉन डेल जेड बार बताओ भाई। यू का जेड बार से डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, यू का तो एक्स से रिश्ता है, एक्स्ट्रा हो सकता है जेड बार से हो, या फिर यू का वाई से, वाई का जेड बार से हो। बेटा ये प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये BSc 1 में कैलकुलस में पढ़ाई जाती हैं चीजें। तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार भी हाफ है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल वाई अपॉन डेल जेड बार है -1/2 आई, -1 हुआ आई स्क्वायर, तो i/2 डेल यू अपॉन डेल वाई। तो
डेल अपॉन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बार कितना हो जाएगा? हाफ डेल यू अपॉन डेल एक्स आई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, आपको चाहिए क्या? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार। क्या मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड बार? देखिए तो ऐसा Yes, लिख sir. सकते हैं, Yes, डेल sir. अपॉन डेल जेड। बच्चों देखो तो, मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूं आपको। आप ये बताओ डेल यू अपॉन डेल जेड कितना है आपके पास? आप उसे ऐसे लिख सकते हो या नहीं, माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू। यस अरे सर। भाई, इसे ऐसा लिख सकते हो Yes, या नहीं? हाँ सर। yes, sir. तो फिर डेल अपॉन डेल जेड लिखना हो तो यू हटा लो, जहां पर डेल अपॉन डेल जेड है वहां आ जाएगा हाफ डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई। भाई इतना ही आएगा, ये यू हट गया दोनों साइड से, ऑपरेटर ऑपरेटर के बराबर है। आप लोगों ने ऐसा कई बार न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा होगा, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस। इस ऑपरेटर की वो वाला ऑपरेटर रख दो, यू तो फंक्शन है। अब ये डेल बाई डेल जेड की जो ऊपर हो गया। अब दूसरा डेल यू अपॉन डेल जेड बार, वो इक्वेशन 2 से रखो, तो हाफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। आप इसको नंबरों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो चीज जो पहला वाला है ऑपरेटर है, दूसरा वाला फंक्शन है। तो 1/4 तो चलो बाहर आ जाएगा, बाकी जो पहला ऑपरेटर है वो है डेल अपॉन डेल एक्स, तो उसके साथ भी ये पूरा फंक्शन आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई। इसके साथ भी ये पूरा फंक्शन आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यार अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, 1/4। बेटा जब पहले से डेल बाई डेल एक्स है बाहर, उससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस आई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, तो 1/4 टाइम्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यही तो पढ़ते थे हम। अगर कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमने अभी सीखा कि कॉम्प्लेक्स में अगर कोई लाप्लास इक्वेशन लिखो कहेंगे तो क्या लिखेंगे हम। सभी लोगों को समझ में आया कि एक बार आप जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, एक बार जेड बार के सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। यही लाप्लास इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। तो ये समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? Yes, sir. आया। ठीक है, चलो आगे. अच्छी अच्छी बात है यार। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया सीखते हैं। ये भी हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ नया आपको सिखाने के लिए, अगर मेरे पास यू दिया हुआ है x-1 का होल क्यूब -3xy² प्लस 3y², फाइंड v so that u plus ib is an analytic function, is an
एनालिटिक फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। बच्चों जब मैं एनालिटिक बोलता हूं तो कई किताबों में इस चीज जो रेगुलर फंक्शन भी यूज होता है और कई जो होलोमॉर्फिक भी। कई किताबें होलोमॉर्फिक अलग डिफाइन करती हैं, रेगुलर अलग, एनालिटिक अलग, और बाद में बताती हैं सब एक ही हैं। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो ये तीनों शब्द ध्यान रखिएगा, रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एंड होलोमॉर्फिक फंक्शन आज की तारीख में एक ही हैं। इतिहास में ये अलग अलग तरीके से शुरू में डिफाइन हुई, बाद में देखा गया सब इक्विवेलेंट है। तो अभी भी अगर आप L4 से या कोई और किताब देखोगे तो शुरू में अंतर दिखेगा। तो मैं वो तरीका बता रहा हूं जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। जो असली मेथड है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये भी एक मेथड है और इसका यूज आप फ्लूइड डायनामिक्स में करते हैं कई बार। मैंने एक आध चैप्टर छोड़े थे लास्ट में फ्लूइड पढ़ाते हुए, वहां पर ये था वैसे यूज। अगर मैं पूरा पढ़ा पाता, यार समय ही नहीं मिलता, पूरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है ढंग से, इतनी चीजों में पूरा कुछ नहीं हो सकता। एक आध पेपर पढ़ाने को मिलता तो पूरा कुछ होता भी। देखो भाई, ये यू है, आपको वी देना है, और एनालिटिक है तो हम वो कॉशी रीमान लगा लेंगे। अब ये बताओ बच्चों, जो वी है वो किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो टोटल डेरिवेटिव से डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स टी एक्स प्लस डेल वी अपॉन, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेल डेल वाई टी वाई। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा ऐसा कैलकुलेशन? यस सर। Yes, sir. अब यार जब एनालिटिक ले ही रहे हो तुम, तो वी एक्स टी जेड क्या लिखोगे? सोचो तो क्रॉस रीमान में, यू और वी में ये था ना, यू माइनस एक्स यू आई होगा माइनस यू वी आई वाई और यू वाई होगा माइनस वी एक्स। माइनस। अब बताओ बच्चों, वी एक्स टी जेड क्या लिखूं? Sir, minus del u upon del y. डेल वाई, वेरी गुड, d डी एक्स प्लस यू del एक्स u upon del डी वाई। dy. ठीक है, माइनस, बच्चों डेल यू अपॉन डेल वाई तो यहां से निकालो यार। अब बताओ, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट टर्म का तो जीरो आ जाएगा, Sir, minus का 6x एक्स वाई y प्लस plus 6y. एक्स वाई, ये हो जाएगा डी एक्स के साथ। अब यू एक्स बताइए प्लीज, 3 टाइम्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर Minus 3y square. माइनस 3 y स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई के साथ। हम्म कुछ ऐसा पढ़ा होगा जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का कुछ पढ़ते हो, तो डीवी इक्वल टू कुछ एक साथ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये बताओ। जो एक्स के साथ एक्स वाली टर्म तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स के साथ वाई वाली टर्म और वाई के साथ एक्स वाली, ये 6xy dx माइनस 3y² dy। पहली और लास्ट एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ हो जैसा लग नहीं रहा है। अब आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ याद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई? अरे ऐसा पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन में। Yes, सर। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो तो ये कैसी इक्वेशन थी? exact. एग्जैक्ट, और उसके बाद सॉल्यूशन एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, ऐसा ही था, Yes, sir. वाई एज कांस्टेंट, और एन में दोज टर्म्स ऑफ एन विच आर फ्री फ्रॉम एक्स, और इन दोनों को जोड़ लो इक्वल टू कांस्टेंट, सीधे भी निकल जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये भी हो सकता है कईयों के लिए प्रॉब्लमेटिक। मैंने पहले भी कहा कि ये टर्म पूछा जाता है क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है,
जिसमें मेहनत कम है वो तो बताया ही नहीं है, वो आज उसका नंबर शायद आना भी नहीं है आज, वो कल ही आएगा। और कौन कौन से टर्म है देते हैं, फिर आएगा -6y दूसरी टर्म dx +3x-1 का होल स्क्वायर dy। देखते हैं क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने में। क्या एक साथ खोल दें इसको? मैं किताब की मदद ले लेता हूँ यार, इतना दिमाग क्यों लगाएं। 6xy dx +3x² ये एक साथ एक्स स्क्वायर कहाँ से आया होगा समझ ही रहे होगे, Yes, sir. माइनस 6y dx माइनस कॉमन लेके +6x dy, ये एक साथ ले लिया, +3 - 3y² ठीक है। तो ये जो आपके पास है, क्या मैं इसे डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² लिख सकता हूँ क्या? पहले ब्रैकेट को देखो तो, 3x² का dy प्लस सिक्स एक्स Yes, वाई sir. हाँ सही है, माइनस डी ऑफ, ये तो 6xy बन रहा है सीधे, 6xy देखो, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधे चूंकि लास्ट में dy है तो y वाली टर्म ही है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये तो सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, 3y² dy। बच्चों दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेशन करें तो v इक्वल टू मिलेगा 3x² y -6xy, प्लस इंटीग्रेट करोगे 3y - y³, ये मिल जाएगा। आपकी इच्छा है इसके साथ प्लस कांस्टेंट लगाएं या ना लगाएं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको u दिया हुआ था और फंक्शन एनालिटिक है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है v, वो निकाल दिया आपने। ये जो v निकाला ये u का हार्मोनिक कंजुगेट हुआ। हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक दोनों फंक्शन होते हैं, u भी हार्मोनिक होता है और v भी, तो इनको हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं। अरे भाई समझ में आ पाया नहीं आया? Yes, sir. तो ये एक तरीका है, u या v में से कोई भी दिया हो, एक दिया हो तो दूसरा कैसे निकालें। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हुए हार्मोनिक वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, तो ये लगभग वही काम हो रहा है। इस तरह से आप सवालों को कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट्री क्वेश्चंस कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये पॉपुलर मेथड नहीं है, ये बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है। हम्म, एक और मेथड है, ये जो है ना, इसको मैं अगले पेज में दोबारा लिखना चाहूंगा, एक और मेथड से करना चाहूंगा। एक तो मेथड ये है, एक मेथड और लिखते हैं इसको। u इक्वल टू क्या था यार, x - 1 का क्यूब था, Sir, minus क्यूब -3 3xy² xy² plus 3y². 3y², ठीक हो गया। बच्चों ux कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, 3x - 1 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि आप एक्स के स्पीड में कर रहे हो तो 3y², बस। लेकिन ux तो vy के बराबर हुआ ना, Yes, sir. एनालिटिक है, vy ये है, तो फिर v कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन पार्शियल एक्स टू कांस्टेंट मानते हुए, तो 3x - 1 का होल स्क्वायर y -y³ प्लस
फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है या नहीं? यस सर। ध्यान से Yes, sir. समझो बेटा, डेल बी अपॉन डेल वाई ये है, वाई को वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो एक्स को कांस्टेंट समझते हुए। तो ये सब कांस्टेंट ही है, इसके साथ डेल वाई आया तो खाली वाई आ जाएगा। आप उल्टा सोचो, ऊपर को सोचो तो अब अगर अब ये इक्वेशन 2 को मैं डेल वी अपॉन डेल वाई निकालूं वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, वाई क्यूब का 3y² भी आ जाएगा। और क्योंकि आपने वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली किया तो हो सकता है एक्स्ट्रा कोई फंक्शन आ जाए, क्योंकि भाई यहां से अगर आप यहां जाते हो तो फिर वही मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोचो। यस सर। Yes. Yes, sir. अच्छा, अब अगर आप डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में? 6x-1 y प्लस 0 प्लस 5 x, ऐसा आएगा। Yes, sir. यस डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हुआ वैसे? माइनस सर। माइनस डेल वी डेल यू अपॉन, अपॉन तो 6x-1 y प्लस 5 x इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। करिए ऊपर, पहला 0 माइनस 6xy प्लस 6y, तो ये प्लस में हो जाएगा 6xy माइनस 6y, 6y कॉमन x-1, इससे ये कैंसिल, 5 क्या हो जाएगा? 0। तो 5 क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो ये खाली सी है, मतलब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, तो वी इतना ही था फिर आंसर। ये दूसरा मेथड हो गया क्रॉस एलिमेंट की हेल्प से। पहला एडजेक्ट से था, दूसरा ध्यान से समझिए, मैं इसको फ्लूइड डायनामिक्स में कई बार फ्रीक्वेंटली यूज करता रहता हूँ। यू दिया हुआ था तो मैंने उसका कुछ भी कर लो, यू एच कर लो, तो वो वी वाई के बराबर। अब वी वाई इतना है तो वी कितना होगा, इंटीग्रेट कर दो पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स को कांस्टेंट मानते हुए। तो हो सकता है जो कांस्टेंट है वो भी एक्स का ही फंक्शन हो। अब आपको ये दिखाना होता है नहीं नहीं यार ये एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअल में कांस्टेंट है 5x, तो फिर उसके लिए 5 से 0 दिखाना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है, इक्वेशन 2, क्योंकि v का एक्सप्रेशन है तो v का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लो, वो वी एक्स माइनस यू वाई होगा, माइनस यू वाई ऊपर से उठा के रख दो। हर सवाल में 5 से 0 ही आएगा, तो 5 एक्चुअल में कांस्टेंट हो गया, 5 एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है। तो कांस्टेंट हटा लो, v बचा हुआ जो है वो v है। ये ज्यादा आसान मेथड था अगर सोचो तो। बच्चों में समझा पा रहा हूँ आपको या मैं उलझा दे रहा हूँ? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। Clear. आपको u या v में से जो दिया हो बेटा, v दिया हो तो भी कोई बात नहीं, अब v एक्स निकालो, उसको u y के बराबर करो, वहां से u निकाल लो। अब u दिया हुआ ही है तो फिर u एक्स करो, उसको वी वाई के बराबर कर लो, और वो जो हमेशा कांस्टेंट करोगे तुम वो हर सवाल में 0 ही आएगा। और ये आसान तरीका है। मैं फिर कह रहा हूँ ये दो तरीके हैं फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये बहुत पॉपुलर ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग वैसे ही कम से कम पढ़ना पसंद करते हैं, जितने कम में काम चल जाए वो वाले लोग हैं। जो एक्चुअल जो एग्जाम के हिसाब से कई बार हमारे लिए जरूरी होता है, वो जो मेथड है वो ये मिलन थॉमसन मेथड है। हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। आज मैं चाहता हूँ आप लोग दो चार सवाल इन दोनों मेथड पे करके इसमें भी प्रैक्टिस कर लें। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको फ्लूइड डायनामिक्स में कई जगह मदद मिलेगी, आपकी हैबिट बहुत अच्छी बन जाएगी चीजों को करने की। शायद आप जोड़ पाएंगे कि अच्छा इनका एप्लीकेशन भी होगा कहीं।
तो आज इतना ही करते हैं। आप आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फिर यार।